नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और फिर बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नींद उड़ा के रख दी है। राजनाथ सिंह का वो बयान और उनके बयान से पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी है, बुलेटिन में सबसे पहले आपको इसी खबर को विस्तार से बताएंगे। और उसके बाद बात होगी दिव्य नगरी अयोध्या की, जो इस वक्त दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो गई है। दरअसल कल अयोध्या में ध्वजारोहण का खास कार्यक्रम होने जा रहा है। तो राम मंदिर के देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना 25 नवंबर को करेंगे और इसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो तीसरी खबर में बात होगी पाकिस्तान में पीटीआई कार्यकर्ताओं के बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। सुरक्षा बलों को कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार दी जाए। चौथी और आखिरी खबर में बात होगी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की। तो दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती नजर आ रही है और कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। और ऐसे में कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इन खबरों को हम एक एक कर आपको विस्तार से बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं इन सभी खबरों की। तो भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक विस्फोटक बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर कब बदल जाए कौन जानता है, क्या पता कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। राजनाथ सिंह ने ये बातें रविवार को दिल्ली में सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही हैं। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र करते हुए कहा कि आडवाणी जी ने अपनी एक किताब में लिखा था कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग, अभी भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया और ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसकी राजधानी कराची है। प्रांत में उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी बोली जाती है। तो 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हजारों साल पुराना और 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला थार रेगिस्तान भी इसकी भेंट चढ़ गया। और ये बंटवारा महज रेगिस्तान की धूल भर का नहीं था। इस बंटवारे के बाद हुए पलायन से पूरे सिंध की खुशहाली और तरक्की हिंसा और गरीबी में तब्दील हो गई। मिडिल क्लास हिंदू सिंध छोड़कर भारत चले आए, जबकि भारत से गए मुस्लिम सिंध के मुस्लिमों को रास नहीं आए तो भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान के सिंधी मुहाजिर कहने लगे। और नतीजा ये हुआ कि सिंधी और मुहाजिरों के बीच हिंसा होने लगी, जो लगभग 20 सालों तक इलाके की तरक्की में बाधा बनती रही। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, देखिए तो जिस तरह से यहाँ पर राजनाथ सिंह ये बयान दे रहे हैं, बहुत मायने हैं इस बयान के और ये माना जाए कि इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है सिंध को लेकर। जी हाँ, देखिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये जो बयान है अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की एक ऐसी दुखती रख पर जो है वो अपना दबाव दिया है जो अभी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर कहेंगे तो वो ब्लीड करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमने देखा POK के अंदर, हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हमने देखा बलूचिस्तान के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये विरोध का स्वर जो है अब सिंध प्रांत में भी लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जो राजनाथ सिंह का बयान आया है कि बॉर्डर कभी भी बदल सकते हैं और हो सकता है
कि सिंध प्रांत जो है वो दोबारा भारत का हिस्सा हो जाए, तो इसके बहुत मायने जो है वो आप निकाल सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि भारत कल्चर के हिसाब से, साहित्य के हिसाब से देखेंगे तो आज भी सिंध के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा राष्ट्रगान है, उसमें भी आप देखेंगे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, यानी कि हमारे राष्ट्रगान में आज भी सिंध की चर्चा होती है। यानी कि सिंध हमसे अलग, चाहे वो जमीनी सतह पर जरूर बंटवारे के बाद हो गया है, लेकिन हमारे कल्चर, हमारे इतिहास, हमारे इमोशन में आज भी सिंध जो है वो उसी तरीके से बरकरार है। और यही कहीं ना कहीं एक बौखलाहट का विषय बन चुका है अब पूरी तरीके से अंदर। जिस तरीके से खलबली पाकिस्तान के अंदर मची हुई है राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद, क्योंकि पहले तो सिर्फ और सिर्फ पीओके के ऊपर अपना दावा किया जा रहा था, लेकिन आज पाकिस्तान का वो हिस्सा जो ऑफिशियल तौर पर बंटवारे के समय पाकिस्तान को दिया गया था, कराची उसकी राजधानी और कोस्टल एरिया अगर आप देखें तो गुजरात और राजस्थान के बीच में बिल्कुल ये हैदराबाद, जो पाकिस्तान का हैदराबाद है उसके साथ लगता हुआ ये पूरा इलाका है। और बहुत ही अगर हम देखेंगे तो एक कह सकते हैं कि जब तक बंटवारा नहीं हुआ था बहुत संपन्न जोन माना जाता था, संपन्न संभाग जो है उसे माना जाता था। लेकिन बंटवारे के बाद जिस तरीके से हालात वहां पर बदले हैं, आज वहां पर अगर आप देखेंगे तो पानी को लेकर जिस तरीके से सिंध का पानी जो है वो पंजाब प्रांत के लिए पाकिस्तान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर हमने पिछले दिनों भी देखा कि बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वहां पर हुआ, वहां पर गृह मंत्री का घर जो है वो फूंक दिया गया। तो तमाम तरीके की जो स्वर लगातार विरोध के पाकिस्तान के अंदर से उठते हुए नजर आ रहे हैं। और उस पर राजनाथ सिंह का ये जो बयान है वो निश्चित रूप में पाकिस्तान के राजनेता, पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ाने वाली है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर चर्चाएं जो हैं वो और बढ़ेंगी, और जब चर्चाएं बढ़ेंगी तो निश्चित रूप में पाकिस्तान के अंदर खलबली भी जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। गीतू, बिल्कुल रमन, और ये मानिए कि बॉर्डर पर हमारी सेना लगातार अभ्यास कर रही है, तमाम तरह के अभ्यास हम देख रहे हैं, कई ऐसे ऑपरेशन हैं जो लगातार चलाए जा रहे हैं। मकसद यही है कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी अगर पड़ती है तो हमारी सेना पूरी तरह से तैयार रहे। ऐसे में ये बयान जब सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये जरूर मानना होगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह भी रहेगी, और ऐसा लग रहा है कि सिंध को लेकर हमारी सरकार, हमारा देश बहुत कुछ सोचने लगा है। देखिए, निश्चित रूप में अगर हम देश की सरकार की बात करें तो तीन बड़े ऐसे नेता हैं, चाहे वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो जब कोई बात कहते हैं तो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाता है। मुझे याद है कि जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई नहीं गई थी और 2019 के चुनाव से पहले राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे, और जम्मू कश्मीर के चुनाव जो है उस समय यहाँ पर लोकसभा के चुनाव के प्रचार के लिए वो यहाँ पर आए थे। उस समय भी उन्होंने जम्मू कश्मीर में कहा था कि अगर ये अलगाववादी नेता और अलगाववादी मानसिकता के राजनेता जो हैं अगर मानेंगे नहीं तो फिर हमें धारा 370 हटाने पर विचार करना पड़ेगा। और ठीक 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद वही कदम जो है वो उठाया गया। तो जो ये राजनाथ सिंह का जो बयान है इसको बिल्कुल भी पाकिस्तान हल्के में नहीं ले सकता। और जिस तरीके से हम युद्धाभ्यास की अगर हम बात करें तो लगातार युद्धाभ्यास जो है वो राजस्थान से लेकर गुजरात तक, चाहे सरकरी का इलाका हो उसके सामने का जो इलाका पड़ता है, या फिर महाजन रेंज जो राजस्थान के जैसलमेर में पड़ती है उसके ठीक सामने ही ये सिंध प्रांत पड़ता है। वहां पर अभी हमने देखा कि ऑपरेशन ट्राई शक्ति जो है वो हमारी तरफ से की गई, तो अखंड वहां पर प्रहार के रूप में भी हमने देखा कि वहां पर जो बहुत सारी एक्सरसाइज जो है वो की गई। तो भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जो इशारे की जरूरत है। अगर एक इशारा मिलता है तो वो कभी भी कूच करने के लिए तैयार हैं। देश के रक्षा मंत्री हों, देश के आर्मी चीफ हों, देश के वायुसेना चीफ हों, देश के नेवी चीफ हों, सब इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो पूरी तरीके से, हम पूरी तरीके से फुली रेडी हैं, तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक इशारा मिलने की देरी है और उसके बाद बॉर्डर्स जो हैं वो कभी भी बदले जा सकते हैं, जैसा कि राजनाथ सिंह ने इशारा किया। जी बिल्कुल, धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। तो और बॉर्डर कभी भी बदले जा सकते हैं, बड़ा बयान रहा राजनाथ सिंह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं, और यह ऐतिहासिक समारोह भव्य ध्वजारोहण से जुड़ा हुआ है, जो कल यानी 25 नवंबर को राम मंदिर पर पहली बार ध्वजा फहराया जाएगा। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके अलावा देश के कई नेताओं के साथ धर्मगुरु भी हिस्सा लेंगे। तो अयोध्या में हो रहे भव्य आयोजन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शहर के कई मुख्य मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है, और इस ऐतिहासिक अवसर को देखते हुए प्रदेशवासियों के नाम योगी की पाती साझी की। उन्होंने एक पत्र को साझा करते हुए लिखा कि 25 नवंबर को अयोध्या का नाम इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। धर्म ध्वजा का ये पुनर्स्थापन अयोध्या को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का स्वरूप देगा। सीएम ने आगे लिखा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या में हो रहे सभी कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित हैं।
अयोध्या विजन 2047 के तहत कनेक्टिविटी, स्मार्ट सिटी, सोलर सिटी और पर्यटन विकास जैसी योजनाओं से शहर वैश्विक स्तर पर उभर रहा है। आपको बता दें कि ध्वजारोहण समारोह को लेकर पूरे अयोध्या में उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर का विशेष रूप से यहाँ पर साज सज्जा की गई है और शहर में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले लेजर लाइट शो और प्रोजेक्शन मैपिंग का सफल परीक्षण किया गया। इसमें मंदिर के शिखर पर भगवान श्री राम और माता सीता का दृश्य भी दर्शाया जाएगा। एक भगवान का ही रूप है जिसमें ओम है, हनुमान जी की चित्र है। कहते हैं ना कि दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना। दुनिया तो राम के बिना चल ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारे राम का सहारा और हनुमान जी का सहारा सनातनी नहीं पूरा विश्व करके लोग लेते हैं। और आज मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि कुठारी बंधुओं ने केसरिया ध्वज लेकर के बाबरी मस्जिद को गिराए थे और उनका सपना था कि राम मंदिर के शिखर पर हम केसरिया ध्वज लगाएंगे। उनका सपना हमारे मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी आएंगे, ध्वजारोहण होगा, उन सुना तो फिर हमने वहाँ पे प्रोग्राम उसी तरीके से तैयार किया जिससे कि हम ये ध्वजारोहण भी देख सके और मंदिर का दर्शन भी कर सके। ये हमारे दिल की मतलब जीवन की मतलब बहुत बड़ी अनुभूति और बहुत ही एक सुखद क्षण बता सकते हैं। और हिंदू धर्म के लिए ये एक ऐसी व्यवस्था और ऐसा ही संरचना थी जिसे कालांतर में कुछ आक्रांताओं ने ध्वंस कर दिया। तो ये हमारे दिल पे एक चोट थी जिसे प्रभु राम और मोदी जी की कृपा से आज ये संपन्न हो पाया। इसीलिए हम उन्हें धन्यवाद जनाते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है। हम तो देखिए बंगाल से आए हैं उसी के लिए। कल अगर हमारे मोदी जी से हमारा दर्शन हो तो हमारे राम का ही दर्शन हो जाएगा, ऐसे लगेगा हमें। श्री राम का दर्शन हो जाए ऐसे लगेगा हमें। तो हम जरूर चाहेंगे उनका दर्शन करने के लिए और रामलला का फिर से दर्शन करने के लिए आने। लेकिन यहाँ तो अलाउड नहीं होगा, लेकिन मोदी जी से मिलना या देखना उन्हें जरूर चाहेंगे कल। हम ईश्वर के रूप में उन्हें देखते हैं, लेकिन हम उन्हें मर्यादा के उपासक के रूप में देखते हैं। तो वह भगवान जो अपने सही स्थान पर मंदिर में आ गए हैं, तो इस प्रकार इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसका महत्व आप इस प्रकार से सोचें कि अब इसी के साथ जो 7 मंदिर हैं जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, जिसमें निषाद जी की मंदिर है, सबरी माता का मंदिर है, अहिल्या जी का मंदिर है, अगस्त्य मुनि जी का मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है। तो ये सभी जो मंदिर हैं वो भी पूर्णता में घोषित हो गए हैं। उनकी भी अब आरती होती है प्रतिदिन। तो सब मिलाकर निर्माण कार्य जिसका विवरण प्रारंभ में सोचा गया था, अनुमान किया गया था, आश्वासन दिया गया था श्रद्धालुओं को, उसकी पूर्ति 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संजीव आजाद से। संजीव, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि एक तरह से माना जाए आखिरी चरण में तैयारियां हैं, कल ही ये कार्यक्रम होना है। बिल्कुल, जो वो घड़ी है वो अब करीब आ चुकी है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित तमाम विशिष्ट अतिथि होंगे, मेहमान होंगे। उनकी मौजूदगी में जो राम मंदिर के शिखर पर ध्वज पताका लहराया जाएगा वो ऐतिहासिक क्षण होगा। इससे पहले जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उस दौरान भी पूरे देश के बड़े बड़े उद्योगपति हो चाहे विशिष्ट जन हो सभी पहुंचे थे और वो ऐतिहासिक पल था जिसमें जो भक्त थे वो भी पहुंचे थे। हालांकि इस बार जो 25 तारीख है यानी कि कल की तारीख है, उस दौरान जो आम भक्त हैं उनको दर्शन के लिए प्रतिबंधित किया गया, उनके लिए रोक है क्योंकि तमाम वीआईपी होंगे। लेकिन जो दूर दराज से देश के कोने कोने से राम भक्त आ रहे हैं उनमें खासा उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि रामलला का जो भव्य मंदिर है वो बनकर तैयार हो गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंदिर की पूर्णता की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही साथ
जो सप्त मंदिर बने हुए हैं, यानी कि ऋषि मुनियों के मंदिर बने हैं, यानी कि जो त्रेता युग में जब प्रभु राम से संबंधित जो भी ऋषि मुनि हो, चाहे ऋषाराध हो, सबरी हो, उन सबके मंदिर की कल जो है ध्वज पताका लहराया जाएगा। यानी कि ध्वज पताका का मतलब कि मंदिर अब पूर्ण हो गया है और धर्म ध्वज लहराया जाएगा और भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। तो ऐसे में चाहे भक्त हो, संत हो या अयोध्यावासी हो, सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं और लोगों में इस बात का उत्साह है कि करीब जो 500 वर्षों तक जो तमाम चीजें हुई हैं, तमाम जो है संघर्ष हुए हैं और अब मंदिर बनकर तैयार हो गया है। तो अयोध्या पूरी तरह से सज संवर कर तैयार हो गई है और पूरी अयोध्या को कुछ इस तरह से सजाया गया है जैसे ये कहा जाता है कभी त्रेता युग में अयोध्या जो धन्य धाय वैभव से परिपूर्ण रही होगी, उस तरह से अयोध्या सजाया गया है। क्योंकि जो 4 द्वार बनाए गए हैं, जो जगत गुरुओं के नाम से प्रवेश द्वार बनाए गए, उनको बेहद खूबसूरती से सजाया गया है और वो नजारा जो देखने के लिए लोग, हालांकि जो क्योंकि प्रतिबंधित किया गया है दर्शन, लेकिन फिर भी क्योंकि कल विवाह पंचमी भी है, इसको लेकर जो देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, वो जाहिर बात में कहते नजर आ रहे हैं। सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई देगा। श्रद्धालु भारी तादाद में कल इस विशेष पर्व पर शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। संजीव, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बता दें आपको, दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोटू बनी हुई है। पिछले कई दिनों से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। AQI में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा और आसमान में स्मॉग की मोटी परत छटने का नाम नहीं ले रही है। तो लोग इसी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। हवा में घुला प्रदूषण का जहर लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है और ठंडे मौसम, हवा की रफ्तार कम होने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया है। तो 3 दिनों तक राजधानी के लोगों को प्रदूषण की मार से राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। लगातार दिल्ली की हवा दम घोटू होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में यहाँ पर प्रदूषण की मार से लोगों को कई सांस संबंधी रोग भी हो गए हैं। तो लगातार लोगों से यही कहा जा रहा है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, घरों तक सीमित करें, क्योंकि बाहर जाना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है जहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से धुंध की चादर पूरी दिल्ली पर छाई हुई है और AQI की अगर हम बात करें तो 400 के पार जा चुका है। यानी कुल मिलाकर जो हवा है दिल्ली की वो जहरीली होती हुई दिखाई दे रही है और ये जो मौसम है वो दम घोटू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ा असर यहाँ पर हेल्थ पर हो रहा है। तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही हैं किस तरह से सुबह जब मौसम को आप देखेंगे तो चारों तरफ धुंधी धुंध नजर आती है और ये 3 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली में किस तरह से एक तरह से प्रदूषण की चादर जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सुबह की ही तस्वीरें हैं, यहाँ पर धुंध इतनी ज़्यादा है जिसे स्मॉग कहा जाता है और ऐसे में यहाँ पर आसपास अगर आप नजर डालेंगे तो कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। कुछ और तस्वीरें भी अक्षरधाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मंदिर एक तरह से छुप गया है और ये देखिए तस्वीरें जो हैं ये दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें जहाँ पर रफ्तार तो लोगों की तेज है लेकिन शायद जो प्रदूषण है वो भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और ये देखिए अक्षरधाम के आसपास का इलाका है जहाँ पर अगर आप दूर तक नजर डालेंगे तो आपको सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई देगी और ये कोई सर्दियों के मौसम की धुंध नहीं है बल्कि ये प्रदूषण की धुंध है। ये प्रदूषण की ऐसी चादर है जो पूरे दिल्ली को अपने आगोश में लिए हुए है और लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है क्योंकि सांस लेना ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है और जिन लोगों को पहले से ही सांस संबंधी समस्याएं उनके लिए परेशानी का सबब है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, फिलहाल अगर हम आज की बात करें AQI कितना दर्ज किया गया है दिल्ली में और क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल कीतू, अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो पिछले 10 दिनों से लगातार AQI स्तर जो है 300 से 500 के बीच में बना हुआ है जो कि बेहद गंभीरपूर्ण स्थिति है। लगातार अगर देखा जाए तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लगातार पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं, एक्शन भी लिया जा रहा है। कई ऐसे पॉइंट है जहाँ पर कि चालान भी काटा गया है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो दिल्ली NCR की हवा जहरीली है, दमघोटू है। लगातार AQI अगर देखा जाए तो यहाँ पर 300 से लेकर के 500 के बीच में बनी हुई है जो बेहद ही गंभीर स्थिति में है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो अब लोगों को दिक्कतें हो रही है, सांस लेने की संबंधित दिक्कतें हो रही है, अस्पताल में कतारें लगी हुई हैं, लाइनें बढ़ रही हैं। तो ये एक गंभीर चुनौती है कि इस चुनौती से किस तरह से निपटा जाए, इसको लेकर के क्या रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह का प्लानिंग होगी, तमाम ऐसी तैयारियां जो है सरकार की तरफ से भी किया जाएगा। और मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार आज भी जो है हल्का शीतलहर का असर रहेगा और इसी तरह से धुंध बनी रहेगी। तो इसको लेकर के अगर देखा
जाए तो एक्यूआई स्तर भी आज का जो सुबह का बात आपने जैसा पूछा कि 391 से और 400 450 के बीच में कई ऐसे पॉइंट है जहां पर दर्ज किया गया है। अभी भी स्थिति इसी तरह से बनी हुई है, जिसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से भी तैयारियां की जा रही है। लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बताया जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग बाहर आने से बचिए। ज्यादा दिक्कत, अगर दिक्कत की बात करें, का हल ही नहीं है कि लोगों को ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि आप घरों में कैद हो जाएं। बच्चों को भी यही सलाह दी जा रही है, बुजुर्गों से भी यही कहा जा रहा है, लेकिन ये हालात आखिर कब तक रहेंगे? दिल्ली में हर साल हम देखते हैं यही समस्या बढ़ती है। ऐसे में अगर हम बात करें, कुछ प्रदर्शन भी हम देख रहे हैं दिल्ली में हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन दर्ज कराए जा रहे हैं कि आखिर दिल्ली सरकार कभी भी हवा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए कुछ करती क्यों नहीं है, प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें हैं जिसके चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गीतू, जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर बना हुआ है, जो जहरीला होता जा रहा है, जिससे लोगों के घरों में समस्याएं आ रही है। अगर एक अनुपात देखा जाए तो हर घर में तीसरे से चौथा व्यक्ति जो है लगातार जो है इस चीज का शिकार हो रहा है। किसी को सांस संबंधी दिक्कत है, किसी को सर्दी जुकाम की समस्या है, किसी को गले में खराश की समस्या है। ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के लोगों को अब लोग जो है जगह जगह अगर देखा जाए तो राजधानी में भी रोड पर निकले हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इसको लेकर के क्या रणनीति बनाई जा रही है, सरकार का रोड मैप क्या रहेगा, किस तरह से प्लानिंग की जाएगी, क्यों बातें की जाती है, क्यों ये चीज दूर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दूर दराज से जब हम लोग कई लोगों से बात किया तो उनका सीधा साफ तौर पे कहना था कि क्या कसूर हमारा जो हम दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्थिति जो है लगातार पिछले कई वर्षों से इस तरह का जो गंभीर समस्या है उसको लेकर के क्या रोड मैप बनाया जा रहा है, किस तरह से प्लानिंग की जा रही है, क्या आगे रणनीति होगी, इन तमाम चीजों पर लोगों का सवाल है। लोग लगातार पूछ रहे हैं, लोग लगातार परेशान हैं। अस्पताल में जाते हैं तो उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आप दिल्ली से बाहर चले जाओ, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। लेकिन जो स्थिति बनी है इसका जिम्मेदार कौन है और इस स्थिति को किस तरह से निपटा जाएगा? क्या कल ये कहा जा रहा है कि अब 50% जो एम्प्लॉइज हैं वो काम करेंगे, बाकी अपने घर से काम करेंगे, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई कि विभाग में जो भी कर्मचारी हो 50% लोग आएंगे, अवेलेबल होंगे, उन्हीं के द्वारा काम किया जाएगा। 2 शिफ्ट में काम कराया जाएगा, क्योंकि जो वाहन जो निकलते हैं, अगर बात किया जाए चाहे डीजल वाहन हो चाहे पेट्रोल वाहन हो, अगर लोग कम आएंगे तो वो चीज़ भी कम निकलेगा। इससे भी सरकार एक रणनीति बनाई है कि इसके तहत भी कुछ न कुछ राहत मिलने की संभावना, तो इसको लेकर के भी एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को बताया गया है कि कम से कम लोग आएँ, काम करें, बाकी लोग ऑनलाइन से घर से जुड़े और काम करें। तो ये भी एक प्लान है रोड मैप के तहत अगर देखा जाए। बिल्कुल, यानी प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय शुरू कर दिए हैं सरकार ने, लेकिन कितना हद तक प्रदूषण कंट्रोल होगा ये देखना होगा। धन्यवाद पंकज इस पूरी जानकारी के लिए।